बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, हस्ब साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली तो जब हम कोई कमांड देते हैं या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो फ़ौरन रन हो जाती है जब हम उसको रन करते हैं। लेकिन एक फंक्शन ऐसा है जिसके ज़रिए हम किसी स्टेटमेंट को कुछ टाइम दे सकते हैं कि किसी ख़ास टाइम के बाद वो रन हो। वो फंक्शन क्या है वो आपने बताना है। तो आंसर के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में ये आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक्स की। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ एडवांस टॉपिक हैं और उसमें हम बात करेंगे कॉलबैक्स की, प्रोमिसेस की और असिंक्रोनस अवेट की। ये क्या होते हैं, इन तीनों पर हम बारी बारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम कॉलबैक हेल्प पे। ये कॉलबैक हेल्प क्या होती है, उससे पहले हम बात करेंगे कि कॉलबैक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में अंदर। लेकिन इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप सबको कुछ को पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अ कॉलबैक फंक्शन इज़ अ फंक्शन डेट इज़ पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन। यानी जब हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट, तो फिर क्या होता है और उसको एग्जीक्यूशन भी उसी के अंदर होती है, तो वो जो फंक्शन होता है वो कॉलबैक फंक्शन कहलाता है एंड इज़ एग्जीक्यूटेड विद इन दैट अदर फंक्शन, और उसके अंदर ही वो एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। और चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के ज़रिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेलो, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ मैं दो आर्गूमेंट्स रखने लगा हूँ। एक है एक नेम के नाम से और एक कॉलबैक। कॉलबैक जो है फंक्शन का होगा नाम, यानी फंक्शन इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर मैं कुछ यूँ लिखता हूँ console.log वेलकम, और आगे हम प्लस का निशान दे के पहला आर्गूमेंट्स लिखते हैं नेम और आगे भी लिख देते हैं हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ दिया और उसके बाद यहाँ कॉलबैक को कॉल करते हैं और बस ये एक छोटा सा फंक्शन बन गया। अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जी। फंक्शन लिखा, इसका नाम रख लेते हैं बाय, रख देता हूँ मैं नाम, इसका नाम जो मर्ज़ी रख दें आप। और आखिर पर कर्ली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ console.log के ज़रिए हैव अ नाइस डे। चले, बस एक छोटा सा मैसेज मैंने प्रिंट करा। ये दोनों फंक्शन हैं। अब इन सब से नीचे यहाँ पर मैं फंक्शन पहले वाले को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ये लिखूँगा हेलो, यानी फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट्स में दो आर्गूमेंट्स मुझे देने हैं। पहला तो देना है नेम, फ़र्ज़ करते मैं यहाँ दे देता हूँ शाहिद दे देता हूँ, और उसके बाद फंक्शन देना है मैंने वो बाय वाला दे देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देखें इसमें दो चीज़ें हैं। शाहिद ये आर्गूमेंट्स कहाँ जाएगा, नेम के अंदर, और बाय वाला फंक्शन है यहाँ पर, ये देखिए, और इसको हमने कॉल बैक के लिए यहाँ पर रखा है और जहाँ ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको आ गया वेलकम शाहिद, जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था, और दूसरा फंक्शन उसके अंदर एग्जीक्यूट हो गया हैव अ नाइस डे, क्योंकि ये जो सेकंड वाला मैसेज था ये हमने बाय वाले फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था। तो यहाँ नोट कर लें, एक हमने आर्गूमेंट दिए है टेक्स्ट फॉर्म में जो नेम में चला गया, और ये जो बाय लिखा था ये हमारा एक्चुअली फंक्शन है। और फंक्शन को जब यहाँ आर्गूमेंट के तौर पर पास करते हैं तो याद रखिएगा ऐसे हम नहीं लिखते। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देख लें, ये देखें, जब हमने ऐसे लिखा है तो यहाँ पर आपको एरर आया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कॉल बैक इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी जब आपने कॉल बैक के अंदर रखा है जो भी, वो फंक्शन नहीं है। तो मैसेज तो प्रिंट करवा रहा है लेकिन एक्चुअली वो एरर भी आया है। तो लिहाजा जब भी हम फंक्शन को पास करते हैं तो ये जो अंदर वाली ब्रैकेट्स होती हैं इसको हमने नहीं लिखना होता, उसके बाद एरर नहीं आएगा। ये देखें, अब एरर नहीं आया। तो आपको समझ आ गई होगी कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर इसका सिंटैक्स देख लें।
इसमें पहले फंक्शन होता है, मेन फंक्शन लिखना होता है, उसके अंदर कॉल बैक लिखना होता है, कोडिंग जो भी आप लिखना चाहें लिखें। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन या जो हम आर्गूमेंट के तौर पे हमने रखा है उसको कॉल किया है। इससे से दूसरा फंक्शन जो हमने कॉल करना होता है उसके अंदर जो कोडिंग लिखनी है लिखें, और मेन फंक्शन को एंड पे जब हमने कॉल करना है तो कॉल बैक फंक्शन उसके अंदर एज एन आर्गूमेंट पास करना होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली ही दफ़ा समझ आ जाए। इस चीज़ को बिल्कुल पल्ले बांध लें, बहुत सारे लोग परेशान होंगे। तकरीबन हर बंदा जो पहली दफ़ा इसको सीखता है वो पहली दफ़ा में इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी आपको काफ़ी शुरू में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको 2 से 3 मरतबा इस वीडियो को देखना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग देखते हैं उनको पहली दफ़ा में इसकी समझ नहीं आती, लिहाजा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आसान, लेकिन ये टेक्निकली चीज़ ऐसी है थोड़ी सी कि इसको 2 से 3 मरतबा देखना पड़ेगा। तो लिहाजा परेशान नहीं होना कि शायद आपको समझ नहीं आ रही और ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो चीज़ हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन ये भी याद रखेंगे अगर इसको हम नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाता है। लेकिन चूंकि हमने पढ़ना है, एडवांस चीज़ें पढ़नी है, कहीं पर आप जॉब कर रहे होंगे, कहीं पर आपको कोई प्रोग्राम टेस्ट करना होगा और इस किस्म की कोडिंग आपके सामने आती है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा इसको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बगैर भी मामला चल जाएंगे, जो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे चलेंगे। अब कॉल बैक की आपको समझ आ गई है। अब हमने देखना है कि कॉल बैक हेल किसे कहते हैं, और बाज़ जगहों पर इसे हम पिरामिड ऑफ डोमिनिक कह देते हैं। ये क्या है? हेल जैसे कि आपको पता है एक जहन्नम कह लें इसको या बुरी चीज़ कह लें, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये होता है कि जब आप एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे के अंदर तीसरा कॉल बैक, उसके अंदर चौथा कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ जाएं तो उसे फिर कॉल बैक हेल कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ लें इसको थोड़ा सा। कॉल बैक हेल इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, यानी ये एक ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है वेयर मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस, मल्टीपल जहाँ पर बहुत ज़्यादा, नेस्टेड होता है जब एक चीज़ के अंदर वैसे ही चीज़ इस्तेमाल की जाए। मसलन एक इफ़ है तो उसके अंदर इफ़ इस्तेमाल किया जाए तो हम कहेंगे ये नेस्टेड इफ़ है। एक फॉर लूप है उसके अंदर फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे ये नेस्टेड फॉर है। एक वाइल लूप है उसके अंदर दूसरा वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे टेक्निकली ये नेस्टेड वाइल लूप है। इसी तरह जब हम एक कॉल बैक इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर जब एक से ज़ायद कॉल बैक इस्तेमाल करेंगे तो ये हम कहेंगे कि नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस हैं। तो ये क्या करता है? नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस क्रिएटेड डीपली इंटेंडेड एंड डिफ़िकल्ट टू रीड कोड। तो ये बड़ा मुश्किल कोड रीड होता है जिससे काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप इसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ज़रूर देखें। कोड एडिटर विंडो पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कर देते हैं अरेज। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारे को खाली कर देते हैं एक दफ़ा। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं जब हम इंटरनेट पर अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं तो हम अपना एक रोल नंबर देते हैं और रोल नंबर देने के बाद हमें वहाँ से रिज़ल्ट आता है, और ज़ाहिर रिज़ल्ट किसी जगह बैक एंड से आएगा और बैक एंड से रिज़ल्ट आते हुए हमें कुछ टाइम लग जाता है। तो इस तरह हमें थोड़ा वो बाज़ औक़ात तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी डेटाबेसेस हो तो ज़ाहिर 1 सेकंड 2 सेकंड तो लग जाते हैं। तो डाटा हमें पीछे से बैक एंड से आना होता है, तो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिख दिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट रिज़ल्ट। अब उसके अंदर हम ज़ाहिर रोल नंबर देंगे तो हम यहाँ रोल नंबर दे देते हैं, तो उसका जो रोल नंबर देंगे उसका हम रिज़ल्ट मिल जाएगा हमें। तो छोटा सा एक फंक्शन वैसे ही रफ सा लिखा है मैंने, console.log, और इसके अंदर लिख देते हैं जी रिज़ल्ट ऑफ, और आगे हम लिख देते हैं जी रोल नंबर। ऐसे यानी जो भी हमने रोल नंबर देंगे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं गेट रिज़ल्ट, और ब्रैकेट में हमें कुछ रिज़ल्ट देना पड़ेगा, यानी रोल नंबर देना पड़ेगा। जैसे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं जी। ये देखें जी यहाँ पर आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ डायरेक्ट भी इसको रन कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम गेट रिज़ल्ट, और ब्रैकेट में जो भी रोल नंबर देंगे, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ये रोल नंबर दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें उसका भी रिज़ल्ट वो शो हो रहा है। ये एक फ़र्ज़ी चीज़ है कि हमने इस चीज़ का रिज़ल्ट ले लिया है, ठीक है।
ओरिजिनली तो ज़ाहिर है पीछे से आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो जब हम रिज़ल्ट लेते हैं तो हमें ज़ाहिर है कुछ टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर तो फ़ौरन रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम करना चाहें कि टाइम लगता है और 2-3 सेकंड का टाइम देना चाहें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर console.log से ऊपर यहाँ लिख देते हैं सेट टाइम आउट, और यहाँ ब्रैकेट में एक एरो फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स देंगे, उसके बाद यहाँ एरो, और उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर console.log है, इसको यहाँ लिख देते हैं, कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ जी। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद मैं 2 सेकंड का इसको टाइम दे रहा हूँ, यानी मिली सेकेंड में है 2000 दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सिर्फ हमने क्या किया है, इसको टाइम दिया है कि ये जो अब मैसेज है वो 2 सेकंड के बाद आएगा। चेक करते हैं रिज़ल्ट, ये देखें 1 2 और 2 सेकंड के बाद रिज़ल्ट आया। मैं आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिएगा 1 और 2, तो 2 सेकंड के बाद हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये सिचुएशन हो सकती है, ये तो हमने एक बच्चे का रिज़ल्ट लिया है, हो सकता है हमें दूसरे बच्चे का रिज़ल्ट चाहिए हो, तीसरे बच्चे का चाहिए हो, चौथे बच्चे का चाहिए हो, तो वो भी हम इसी तरह कर सकते हैं। जैसे ये देखें गेट रिज़ल्ट 1 कर दिया हमने, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और इसको करता हूँ पेस्ट, और इसमें लिख देता हूँ 2 और इसमें लिख देता हूँ 3। अब क्या होगा देखते हैं, तीनों का रिज़ल्ट नज़र आएगा हमें। ये देखिएगा 2 सेकंड के बाद हमें तीनों रिज़ल्ट तकरीबन इकट्ठे नज़र आए। हर एक को 2-2 सेकंड का वक्फा नहीं मिला, क्योंकि जब हमने एक को चलाया तो टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसने दूसरे को शुरू कर दिया, उसका भी टाइम स्टार्ट हो गया, उसने तीसरे को शुरू कर दिया, उसका भी टाइम स्टार्ट हो गया, और ऑलमोस्ट ये सेम टाइम पे ही हमें नज़र आ गए। एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो बिल्कुल मामूली सा वक्फा नज़र आएगा आपको, देखिएगा ये देखें बिल्कुल मामूली से वक्फे जो हमें शायद महसूस भी ना हो, उस वक्फे से हमें ये नज़र आया। इस तरह हम बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा चीज़ों के भी इस तरह सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें डाटा एक चाहिए होता है और उसकी बेस पर दूसरा डाटा हमने एग्जीक्यूट करना होता है, उसकी बेस पर हमने तीसरा डाटा एग्जीक्यूट करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप फेसबुक के अंदर आप लॉगिन करते हैं, या अपनी जीमेल के अंदर लॉगिन करते हैं, या अपने इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन करते हैं, तो जब वो आपसे पूछता है कि यूज़र नेम क्या है, सबसे पहले आप यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड देते हैं। जब आप उसको सबमिट करते हैं या लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो यूज़र नेम है वो डेटाबेस में चेक करता है कि क्या आपका यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो आपको कह देता है इनवैलिड यूज़र नेम। अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो फिर ही पासवर्ड चेक होगा ना दूसरे नंबर पे, तो फिर वो दूसरी स्टेटमेंट को चलाएगा, यानी पहली के बाद दूसरी चलेगी अगर वो दुरुस्त हुई तो फिर दूसरा अगर पासवर्ड भी दुरुस्त होगा तो फिर आपकी वो लॉगिन कर देगा, यानी तीसरा स्टेप चलाएगा। यानी यहाँ पर भी हमने 3 स्टेप इस्तेमाल किए, लेकिन ये तीनों इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें किसी वजह से पहला एक डाटा चाहिए होता है, उसके बाद जब वो मिल जाए तो फिर दूसरा डाटा चाहिए होता है, और जब वो भी मिल जाए तो फिर तीसरा डाटा चाहिए होता है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि पहले हम चेक करेंगे 2 सेकंड के अंदर अपना यूज़र नेम, फिर हम चेक करेंगे अपना पासवर्ड, और फिर हम चेक करेंगे अपना लॉगिन करना है या नहीं करना, यानी लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं है। तो 3 स्टेप्स हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब हम रिज़ल्ट को भूल जाएंगे, बल्कि हम स्टेप्स को याद रखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें हर एक स्टेप के लिए टाइम आउट फंक्शन लगाना है, कि यानी स्टेप 1 हो, अगर वो दुरुस्त हो तो फिर स्टेप 2 चले, वो दुरुस्त हो तो फिर स्टेप 3 चले। इस तरह से ये करना पड़े प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर ये कैसे होगा। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि पहले स्टेप 1 चले, फिर स्टेप 2 चले, फिर स्टेप 3 चले, पहले मैं दोनों को यहाँ से करता हूँ अरेज। अब हम चाहते हैं कि जब स्टेप 1 चले तो स्टेप 2 चलने में भी 2 सेकंड का वक्फा आए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ रिज़ल्ट 1 के बाद भी यहाँ पर कॉल बैक देंगे, और यहाँ ऊपर जो गेट रिज़ल्ट है वहाँ पर भी हम एक फंक्शन लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने एक लिख दिया, यानी यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन बनेगा, और कॉल बैक फंक्शन कब चलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पर ये आखिर पर चला करेगा। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे जहाँ लिखा है गेट रिज़ल्ट वहाँ मैं कॉमा डालता हूँ, और यहाँ कॉल बैक के लिए मैं यहाँ एक एरो फंक्शन लिखता हूँ, और करली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ लिखूँगा गेट रिज़ल्ट 2, यानी स्टेप 2 का रिज़ल्ट गेट करे। अब यहाँ पर इसको देखिएगा, थोड़ा सा अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सिर्फ क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट लिया हमने फर्स्ट स्टेप का, यानी पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा,
तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमने दोबारा कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल किया, ये भी मूव हो जाएगा इसके बाद अंदर, और उसके बाद जब ये चल जाएगा उसके बाद ये वाला स्टेप भी हमारे पास चल जाएगा। इसको करके देखते हैं अब एक दफ़ा। तो यहाँ देखें जी, रिज़ल्ट भी दे रहा है आपको और उसके साथ एक एरर भी आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है अभी डिस्कस करते हैं। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें पहला रिज़ल्ट दे रहा है 2 सेकंड के बाद, दूसरा भी 2 सेकंड के बाद, लेकिन एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि जब हम गेट रिज़ल्ट 1 करते हैं तो इसके साथ हमने 2 आर्गूमेंट्स को पास करना है। एक आर्गूमेंट क्या है, जो आपका रोल नंबर है, और दूसरा ये फंक्शन। तो पहली दफ़ा तो ये सही चल रहा है क्योंकि फंक्शन भी उसके पास है, आर्गूमेंट भी उसके पास है। तो यहाँ जब गेट रिज़ल्ट 2 किया हमने तो यहाँ पर देखें उसके पास एक रोल नंबर तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, लिहाजा एरर आता है। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं कंसोल डॉट के नीचे। इफ़ यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी अगर नेक्स्ट स्टेप हो तो फिर करली ब्रैकेट में इसको कर देते हैं तो फिर ये चले। इसको मैं काट के इसके अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक दफ़ा राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर देता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप का फंक्शन है तो ही ये चले, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट ना चले। अब इसको हम देखते सेव करके देखते हैं। ये देखें जी, अब एक दफ़ा रिज़ल्ट आएगा 2 सेकंड के बाद, दूसरा रिज़ल्ट भी आएगा। अब जितनी मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करते रहें। अब देखें, देखने में आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और समझ नहीं आ रही होगी ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये किसी को भी ऐसे शुरू में समझ नहीं आती। ये जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपको ये काम करना महसूस होगा, आसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, एक कॉल बैक था, उसके अंदर दूसरा कॉल बैक है। अब चाहें तो तीसरा कॉल बैक भी हम कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ 2 के आगे हमने कॉमा लगाना है और दोबारा से कॉल बैक के लिए फंक्शन हमने लिख देना है, एरो फंक्शन, और उसके अंदर हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है गेट रिज़ल्ट 3 और सेव करना है। अब देखते हैं, अब देखिएगा जी, 2 सेकंड बाद एक रिज़ल्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा रिज़ल्ट, दूसरा रिज़ल्ट, यानी और तीसरा, यानी वक्फे से रिज़ल्ट आ रहा है। यानी अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने देखे 3 स्टेप इसके अंदर इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, अब चाहे तो इसके अंदर चौथा भी कर लें, अब तो आसान हो गया ना। बस आपने इसी तरह कॉमा लगाना करना है और आपने यहाँ फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करना है और उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप लिख देना है। यहाँ पर देखें गेट रिज़ल्ट और 4। अब हमने इस तरह 5, 6, 7 जितने स्टेप्स चाहें आप इस तरह से कर लें, और इसका इन्हिसार किसका होगा, पहला स्टेप चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। और ये देखें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, लेकिन कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। यही कॉल बैक हेल है, यानी कोड पढ़ना बड़ा आसान और मुश्किल हो जाता है, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसको एक दफ़ा देख लें रिज़ल्ट। ये देखें जी, 2 सेकंड बाद पहला रिज़ल्ट, फिर दूसरा रिज़ल्ट, फिर 2-2 सेकंड का वक्फा है और हर एक को वक्फा मिल रहा है। आप चाहें तो इसको आसानी के लिए ये भी हम कर सकते हैं कि पहले स्टेप में वो यूज़र नेम चेक करता है, दूसरे स्टेप में वो पासवर्ड चेक करता है, तीसरे में वो लॉगिन की अटैम्प्ट करता है और चौथे में सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है। इसको चाहें तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। अब देखिए, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ console.log वैलिड यूज़र नेम, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, और आप जो मर्ज़ी लिखवा दें, खैर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि यूज़र नेम वैलिड है। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करके यहाँ नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिखवा देता हूँ कि वैलिड पासवर्ड, कि यहाँ पासवर्ड भी वैलिड हो गया है। अभी चूँकि आपने डेटाबेसेस नहीं पढ़ी तो इसलिए मैं फ़र्ज़ी तौर पे मैसेज ही लिखवा रहा हूँ, और यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन, और चाहें तो आखिर पे भी दे दें शो डाटा, यानी डाटा आपको विजिबल हो जाए। अब इसको करके देखते हैं जी। ये देखिए जी, पहले 2 सेकंड के अंदर यूज़र नेम वैलिड हो गया, उसके बाद उसका वैलिड पासवर्ड भी हो गया, उसके बाद सक्सेसफुल लॉगिन भी हो गया और डाटा भी शो हो गया। तो ये चारों स्टेप्स हमने आपको करके दिखाए हैं, लेकिन कोड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपके सामने है। आप इसको देखें, इसको करके देखना है, आपने एक एक स्टेप को देखना है, और फिर भी आपने इसको किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होना। और याद रखिएगा, जब हम कॉल बैक हेल की बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, रीडेबिलिटी, इसको पढ़ना मुश्किल है। डीपली नेस्टेड कोड बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। देखा आपने, वो कोड को रीड करना, समझना एक मुश्किल काम था। इसी तरह उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है। मेकिंग चेंजेस टू द कोड बिकम कम्प्लेक्स एज यू हैव टू केयरफुली ट्रैक द फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू द
नेस्टेड कॉल बैक्स, यानी बहुत ज़्यादा कॉल बैक्स लगे होते हैं। पहले तो आपको उसको समझना मुश्किल है, समझ करके उसको उसकी मेंटेन रखना उसको काफ़ी मुश्किल काम होता है। डिबगिंग यानी उसमें एरर रिमूव करना हो, डिबगिंग नेस्टिंग कॉल बैक कैन बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसीलिए इस मुश्किल काम की वजह से इसको कॉल बैक हेल कहते हैं। अब उसका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन ऑफ टू अवॉइड कॉल बैक हेल। इसकी जगह हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको ये कहूँगा 2-3 दफ़ा वीडियोस देखकर आप इसको एक दफ़ा समझ लें। अगर नहीं आई तो परेशान ना हो, छोड़ दें, आगे चलते हैं। इसके आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होता है? प्रोमिसेस प्रोवाइड अ मोर एलिगेंट वे टू हैंडल सिंक्रोनस asynchronous operations, they offer a cleaner syntax and better error handling। तो ये आपको अच्छा उसके निस्बत काफ़ी आसान काम जो है वो लगेगा। और असिंक्रोनस और वेट जो है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। असिंक्रोनस वेट सिंटैक्स मेक असिंक्रोनस कोड लुक एंड बिहेव मोर लाइक सिंक्रोनस कोड, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी। यानी यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐसी होंगी जिसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लिहाजा सिंपल बात, अगर आपको समझ नहीं आई और आप चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बने तो फिर आपको 2 से 3 मरतबा इसको देखना ही पड़ेगा। और अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगला टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो इसको 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखें, और सजेशन है इसको ज़रूर देखें, करके देखें। पहली दफ़ा करेंगे समझ नहीं आएगी, दूसरी दफ़ा करेंगे 50% समझ आएगी, तीसरी दफ़ा करेंगे तो 70-80% समझ आ जाएगी, और चौथी दफ़ा आप खुद करेंगे, मैं आपको ये गारंटी करता हूँ। आप सिर्फ करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।